नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी की कामयाबी और PMLN की शदीद नाकामी के बाद ख़ासी दिलचस्प सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो रही है, जिसके दो किस्म के पहलू जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो वो पहलू है जहाँ आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सिर्फ एक फेडरेटिंग यूनिट है जहाँ उसकी हुकूमत नहीं है, और वो है सिंध। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन से पहले सिंध में पेनिट्रेट करके इलेक्टोरली अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी और यूँ सिंध को फतह करने की कोशिश भी जो है वो की जा सकती है। ये वो चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो मीटिंग्स हुई हैं गुज़िश्ता 10 दिन में, 2 दफ़ा जो मीटिंग हुई हलीम आदिल शेख और PPP और PTI सिंध के लीडरान से, उससे ये तासुर जो है वो इमर्ज कर रहा है। दूसरी तरफ बहुत से तज्ज़ियाकार ये भी समझते हैं कि अब एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो गई है, चूँकि PPP दूसरी जमात के तौर पर नुमादार हुई है आज़ाद कश्मीर में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर एक बेहतर कोऑपरेशन हो सकती है, कानून साजी हो सकती है, साउथ पंजाब का सूबा बन सकता है, और यूं PMLN जो है पॉलिटिकल प्ले से बाहर हो जाती। ये वो दो सूरत हाल हैं जिसके हवाले से हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब से, जो इस वक्त फ़ोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, फिर बाकी गेस्ट की तरफ चलेंगे। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, इन दोनों सिनारियों में से कौन सा सिनारियो है जिसे हम एक हकीकत पसंदाना सिनारियो समझें? देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा। पार्लियामान के अंदर कानून साजी के लिए हम हमेशा से कहते रहे हैं, और सिर्फ कहते नहीं रहे, हमने करके भी दिखाया है। हम तमाम पार्टी के साथ काम करने को तैयार हैं अगर वो कानून साजी जो हो रही है वो कौम की बेहतरी के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए। पहले भी किया है, हम आगे भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अहम मुमकिन है कि आइंदा कानून साजी के अंदर पीपल्स पार्टी और PTI जो है वो साथ बैठ के गुफ्तगू करके कोई कॉमन पोजीशन निकाले और उसके ऊपर हल निकल जाए। दूसरी बात आप करें कि PTI की तहरीक इंसाफ का आगे लाएअमल क्या है और हम किस तरीके से तज्जिया कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ये तकब्बुराना उस लहजे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक तज्जिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हकीकत पेश कर रहा हूँ कि अभी तक क्या हो चुका है और हमारे ख्याल में आगे क्या हो सकता है। 2018 वफाक पंजाब खैबर पख्तूनख्वा, 2020 गिलगित बल्तिस्तान, 2021 हमारा आज़ाद कश्मीर, और 2018 में मखलूत हुकूमत बलूचिस्तान भी साथ बनी, 2023 इंशाअल्लाह ताला सिंध। और ये कोई फतह करने की बात नहीं है, हम भी सिंध से हैं, हम अपने आप को क्यों फतह करेंगे। सिंध के अवाम भी पाकिस्तान के अवाम की तरह तब्दीली की तरफ नजर लगा के बैठे हुए, वो भी चाहते हैं कि गवर्नेंस बेहतर हो, उनके मसाइल हल हो, और वो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। नहीं, लेकिन असद तुमसे एक सवाल फिर आगे चलूंगा। अगर एक तरफ आप पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोऑपरेट करेंगे कानून साजी के लिए साउथ पंजाब के सूबे के लिए, तो उसी वक्त में एट द सेम टाइम आप पीपल्स पार्टी को सिंध की सियासत में कैसे कन्फ्रंट करेंगे? दोनों चीजें कैसे कर सकेंगे? ये जिस वक्त PDM की तहरीक अपने उरूज पर चल रही थी ना, जब ये सड़कों के ऊपर आए हुए थे और लोगों ने सिलवानी शुरू कर दी थी, इनको पता नहीं किसने बताया था या खुद ही खुशफहमी हो गई थी कि पता नहीं, कभी बोलते थे दिसंबर में गई हुकूमत, जनवरी में गई, फरवरी में गई, मार्च में गई। उस पीक तसादुम के दरमियान भी हमने कानून साजी के लिए इनके साथ बैठे हैं। इसके अंदर बिल्कुल दो मुतजाद बातें नहीं है। सियासी तौर पर मेरा ये हक बनता है और हर पार्टी का हक बनता है कि अपना पैगाम अवाम के पास लाएं, जड़ें मजबूत करें, वहां पर इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। फिर जो भी इलेक्ट होकर आ जाए पार्लियामेंट के अंदर, वो कौम की बेहतरी के लिए कानून साजी में वो यकजा उनको काम करने की कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध के हवाले से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कामयाबी के बाद एक मौक़िफ़ दे रहे थे, जो इस वक्त अखबारी इतलात चल रही हैं, खबरें बन रही हैं, हेडलाइंस बन रही हैं, उसके हवाले से बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब का। हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली से मेंबर असम्बली जनाब खुर्रम शेर जमान साहब, जो प्रेसिडेंट हैं PTI कराची के। शमीला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, मेंबर हैं सिंध असम्बली, फॉर्मर एडवाइजर रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर से वो भी मेरे साथ होंगी। और मुझे लंदन से रजा हारून साहब ज्वाइन करेंगे, जो सीनियर पॉलिटिशियन है, MQM से ताल्लुक़ रहा, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी से ताल्लुक़ रहा, मिनिस्टर रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिंध में, और सिंध की और कराची और हैदराबाद की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। लेकिन इससे पहले कि मैं चल सकूं शमीला फारूकी साहबा और खुर्रम शेर जमान तमाम गेस्ट की तरफ, मैं दो टुकड़े आपको सुनाता हूं। सबसे पहले वो क्लेम है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने 24 घंटे पहले पीपल्स पार्टी के हवाले से किया। वो पार्टी जिसको हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, वो पार्टी इतनी सुकड़ गई है
कि अब कश्मीर में भी जो बाकी सूबों की तरह कश्मीर में भी उनका कोई हाल अहवाल नहीं रह गया। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं उनमें पीपल्स पार्टी का सिंध से भी यही हाल होगा जो कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुआ। अच्छा, यहीं पे बात आगे बढ़ाते हैं। शबीरा फारूकी साहबा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी ऑन इन दिस प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया। ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो पार्टी जिसे हम वफाक की जंजीर कहते थे, पीपल्स पार्टी, वो बिल्कुल सुकड़ के रह गई है और अब तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि आपको सिंध की सियासत से भी फारिग करे, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी हमेशा वो जमात रही है जिसने बड़ी खरी बातें की हैं। हम वो जमात हैं जिसके बानी ने इस मुल्क को आइन दिया, जिसके बानी ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, और जो कुर्बानियाँ इस जमात और उसकी लीडरशिप ने और उसके कारकुनान ने दी है, वो कुर्बानी जमहूरियत की खातिर कोई और जमात क्लेम ही नहीं कर सकती है। हाँ, हमारे साथ उतार चढ़ाव बेशक हुआ है, ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की चेकर्ड हिस्ट्री को देखें और पीपल्स पार्टी की तारीख को देखें तो आप ये देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर किस तरीके से IGI बनाई गई पीपल्स पार्टी को हराने के लिए, किस तरीके से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंसेस बनाए गए, किस तरीके से मियां साहब को लॉन्च किया गया, क्या क्या नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा भी था डॉक्टर साहब जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सिर्फ 16 मेंबरान के साथ नेशनल असेंबली में बैठी थी एज ऑपोजिशन, और उसके अगले ही दौर के अंदर शी इमर्ज्ड एज प्राइम मिनिस्टर। इस मुल्क में हमेशा से अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ा है कि कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, हमेशा धांधली हुई है, और ये बात हमें नजर भी आती है, समझ भी आती है कि किस तरीके से। लेकिन शर्मिला, ये तो आप बहुत पुरानी बातें कर रही हैं ना, 1990 की दिहाई की। उसके बाद से तो पीपल्स पार्टी का जो सुकड़ने का प्रोसेस है, श्रिंक करने का, वो बहुत बढ़ गया है। उस वक्त तो पार्टी बड़ी कदावर पार्टी थी 1990 तक। अभी 2018 के इलेक्शन की भी बात कर रही हूँ, मैंने उसको नहीं रद्द किया। इस वक्त भी एक सिलेक्टेड हुकूमत बैठी है, वो हुकूमत बैठी है जिसको सिलेक्टर्स ने सेलेक्ट करके भेजा है, जिसका अवाम से कोई लेना देना नहीं है। आज मुल्क के अंदर तारीखी महंगाई है, तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी गुर्बत है। ये वो सिलेक्टेड हुकूमत है जो नाअहल है, जिसको इस मुल्क को आगे चलाना ही नहीं आता है। आप हर शोबा उठा के देख लीजिए, आप हर इदारा उठा के देख लीजिए, इस मुल्क में पिछले 3 साल में जो तबाहकारियां हुई आज से पहले कभी तारीख में नहीं हुई। तो इस सिलेक्टेड, जैसे असद उमर साहब ने कहा कि वो आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, तो क्या इस सिलेक्टेड हुकूमत के साथ पार्लियामेंट के अंदर आप बाहमी इश्तराक करेंगे कानून साजी के लिए, साउथ पंजाब का सूबा बनाने के लिए? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि एक फंक्शनल फार डेमोक्रेसी के अंदर आपको अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को, तमाम अपोजिशन की जमातों को। पिछले 3 साल से इनका क्या शेवा रहा है? इनका शेवा सिर्फ ये रहा है कि हम अच्छे, हम खरे, हम सच्चे, बाकी झूठे चोर डाकू लुटेरे, इनका ये शेवा रहा है। और ये कहते थे कि हम तो डाकू चोर लुटेरों से बात ही नहीं करेंगे। तो आज क्या बदल गया है? आज क्या हो गया कि ऑपोजिशन के साथ बैठना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि इनको तारीखी शिकस्त मिली है। जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए मुल्क के अंदर, इन सब में इनको शिकस्त मिली है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से AGK के इलेक्शंस भी अभी आपके सामने हुए, जो प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग हुई है, वो मेरा सवाल तो वही, आज़ाद कश्मीर में तो इनको कामयाबी मिली है, आज़ाद कश्मीर में तो इनको कामयाबी मिली है। वहां तो हुकूमत PMLN की थी, उन्होंने इलेक्शन करवाए, इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं थी, जीत गए इलेक्शंस में भी धांधली हुई है। गांडापुर जो वहां पर बैठे रहे हैं, जो लोगों को रिश्वत देते रहे हैं वोट के बदले, और जिस तरीके से अली मोहम्मद साहब पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग डे पे मौजूद थे, ये धांधली नहीं है तो और क्या है? जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट्स रोके गए, ये धांधली नहीं है तो और क्या है? इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें निकाली, जबकि हमारी उस किस्म की कैंपेन नहीं थी जिस किस्म की कैंपेन इनकी थी या PMLN की थी, और इसके बावजूद ये हुआ। आप ये देखिए कि अच्छा, फवाद चौधरी साहब मेरे भाई हैं, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ उनकी, मेरे साथ पीपल्स पार्टी में रहे हैं। हाँ। और जिस तरीके से उस वक्त पीपल्स पार्टी के ये नगमे गाते थे, गुन गाते थे और तारीफें करते थे, आज इक़्तिदार की खातिर और वजारतों की खातिर ये दूसरी जमात में आ चुके हैं। चले, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ, वो मेरे सवाल का जवाब नहीं हो सका। खुर्रम जरसवान साहब, मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूँ। हलीम आदिल शेख आपके लीडर हैं, आपके कोलीग हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की कल प्राइम मिनिस्टर को मिलने के बाद, वो टुकड़ा सुनते हैं।
इंशाअल्लाह वफाक का फुटप्रिंट आपको सिंध में नजर आएगा। सिंध में आपको रिलीफ देते हुए वफाक नजर आएगी। सबसे पहले उनको पीपल पार्टी के खौफ से निकाला जाएगा। वज़ीर आला साहब जो यहाँ से अमेरिका का कह के जाते हैं, दरअसल वो कनाडा जाते हैं। अगर मुराद अली शाह अगला इलेक्शन यहाँ लड़े, उससे पहले ना भागे हो तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये मेरा चैलेंज है। मुराद अली शाह साहब वहां जाकर उन्होंने अपनी नेशनलिटी की बहाली के लिए दरखास्तें वो वकीलों से रब्ता करना शुरू कर दिया। खुर्रम शेख जमान साहब, इसके जवाब में मुर्तज़ा वहाब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने उसका ये जवाब दिया। आप लोग इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करना छोड़ दें, आना छोड़ दें। ये वो लोग हैं जिनके घर वाले इनकी बात नहीं सुनते, फिर ये मल्टीपल घर वाले ढूंढते हैं। खुर्रम शेख जमान साहब, आप लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक जिंदा हैं सिंध में। नहीं, देखें, अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक जिंदा होते तो आज ये हालात नहीं होते। और आपके सामने है कि जिस तरीके से कश्मीर का रिजल्ट आया है, जिस तरह पिछला रिजल्ट आपका गिलगित बल्दिस्तान का था, वो सब आपके सामने है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह आपने देखा है कि कश्मीर से पीपल्स पार्टी का खात्मा हुआ, बलूचिस्तान से खात्मा हुआ, पंजाब से खात्मा हुआ, गिलगित बल्दिस्तान से खात्मा हुआ। तो देखिए, पीपल्स पार्टी का दुश्मन कोई और नहीं है, पीपल्स पार्टी का तो दुश्मन पीपल्स पार्टी खुद है। शर्मिला साहिबा जो इस वक्त मोहतरमा की बातें कर रही थी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बात कर रही थी, ये बात हम याद रखें। और आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो मोहतरमा की जमात है, ना ही जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जमात है। ये तो एक आसिफ अली जरदारी की जमात है ना, ये तो जरदारी लीग है जो कि मैदान में इस वक्त आई हुई है। तो वो लोग तो इनके साथ नहीं है। क्या वजह है कि दिन ब दिन पीपल्स पार्टी पीछे जाती जा रही है, इनका खात्मा होता जा रहा है। तो आप इस बात पर यकीन कर लें कि 2023 के अंदर भी इनके हालात जो हैं वो यही रहेंगे, इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। जाहिर है, पहले बहुत सारी चीजें थी, कश्मीर का इलेक्शन था, गिलगित बल्दिस्तान का इलेक्शन था, सेनेट के मामला थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फोकस्ड हैं सूबे सिंध के ऊपर। और मैं आपसे बताऊं डॉक्टर साहब कि अगर हम 2023 में भी सिंध में हुकूमत नहीं बना सके तो उसकी कसूरवार हम खुद हैं। हमारी अपनी गलतियां थी। हम इस बात का एहसास करते हैं कि हमने अपने आप को सूबे सिंध में सिर्फ कराची की हद तक हमने अपनी कैंपेन चलाई, कराची की हद तक हमने जो है मामलात को आगे लेके चले। हम आगे अपने आप को हमने बढ़ाया नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने पूरे सूबे सिंध के अंदर अपना जो पूरा तंजीमी स्ट्रक्चर है हमने उसको पूरा फैला दिया है। हम कमिटेड हैं कि इंशाअल्लाह ताला सूबे सिंध के अंदर हमने आने वाले जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसके अंदर हम काम करेंगे। और हमने देखें कराची के अंदर भी प्रूफ किया ना, हमने आपको दिखाया है लोग क्यों परेशान हैं। अच्छा, मैं लोग जो है डॉक्टर, ठीक है, 3 पोजीशंस आ गई ना, मुझे जरा इसके ऊपर लाने दीजिए रजा हारून साहब को। रजा हारून साहब, आप इस वक्त लंदन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपका कराची की पॉलिटिक्स पे, सिंध की पॉलिटिक्स पे, एमक्यूएम से आप रहे, पाक सरजमीन पार्टी में रहे, सिंध के मिनिस्टर रहे, अब आप बाहर से देख रहे हैं, सियासत से खासे आप डिसअपॉइंटेड भी हैं। आपको क्या लगता है कि अगले आने वाले 2 सालों में तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को सिंध में हेड ऑन कन्फ्रंट करेगी या पीपल्स पार्टी के साथ कोऑपरेट करेगी PMLN को सियासत से बाहर रखने के लिए? थैंक यू मतलब साहब फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, पॉलिटिक्स है और सियासत हर जमात इसीलिए करती है कि वो इलेक्शन जीतना चाहती है और अपने मैनिफेस्टो पे अमल दरामद कराना चाहती है। पूरे पाकिस्तान में कोई भी नो-गो एरिया नहीं है किसी भी साइड जमात के लिए। अच्छी बात है कि सिंध में तहरीक इंसाफ काम करना चाहती है, अपने मैसेज को लेकर प्रोपेगेशन करना चाहती है। और पीपल्स पार्टी के सामने एक नेशनल लेवल की जमात ही खड़ी हो सकती है, या वो मुस्लिम लीग नून हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून की वो पजीराई मैं नहीं समझता सिंध में या कराची में जो तहरीक इंसाफ को मिली है। तो एक अगर आप ये कहें कि एक राइवल कौन बन सकता है पॉलिटिकल सिनारियो में, कीपिंग इन माइंड इलेक्शन 2023, तो यकीनन तहरीक इंसाफ के पास वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्तों के लिए कि चूंकि इस वक्त ये वफाकी हुकूमत में है और कराची इनका डोमेन है, 13 सीटें अब रह गई हैं, 14 थी इनके पास, और कराची से विफाकी वज़रा भी हैं और MNA भी बड़े फाल MNA हैं, MPs खुर्रम शेख जमो भाई जैसे अलीम आदिल शेख बड़े फाल किस्म के MPs हैं। लेकिन विफाक वो डिलीवरी कराची शहर में जो उसको इतनी सारी पावर पोजीशन रखते हुए करनी चाहिए थी वो नहीं कर सका। तो 2023 का इलेक्शन विल नॉट बी लाइक 2018 का इलेक्शन फॉर PTI। इसमें PTI को भी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी डिलीवरीज, अपने प्रोजेक्ट्स ये सब आवाम के सामने पेश करने होंगे। जैसे पीपल्स पार्टी को मुश्किल होगी डेवलपमेंट की बात करते हुए, तो 2023 का इलेक्शन मुईद भाई सिंध के अंदर खास तौर पे, और सिंध में अगर आप सिंध के शहरी इलाकों में आ जाएं तो वो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू होगा, कानून साजी एक बहुत बड़ा इशू होगा, बल्दियाती निजाम पे गुफ्तगू बहुत अहम होगी। लेकिन दोनों पार्टियों से यकीनन सिंध के रहने वाले और कराची और हैदराबाद के रहने वाले शहरी इलाकों में ये सवाल जरूर करेंगे। तो इन्हें उस चीज की प्रेपरेशन करनी चाहिए। और ये बड़ी खुशाइन बात है
कि अगर अब इमरान खान साहब ने, हमारे वजीर आजम साहब ने सिंध पे नजर किया तो उनको करनी चाहिए, उनका डोमेन है, उनको आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए स्टेट से एक वाइडर डिस्कशन के लिए कि तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर ऐसी पोजीशन में है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में चैलेंज कर सकती है। उस सिंध में जहां अब पीपल्स पार्टी का 30-40 बरस का एक होल्ड है, वहां चैलेंज कर सकती है, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सी लिमिटेशंस भी हैं। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहता हूं मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ। शर्मिला फारूकी साहब, मुझे ऐसा लगा जैसे जो सवाल आपसे मैंने पूछा था फवाद चौधरी साहब की निस्बत से, उसको आपने डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया, आप और इशूज़ की तरफ चली गई। मैं आपको दोबारा टुकड़ा सुनाता हूं फवाद चौधरी साहब को, मैं चाहूंगा कि इस पर हम एक बहस कर सकें। जो चीज़ फवाद चौधरी साहब ने कही है, कुछ सही भी कहा है, कुछ गलत भी कहा है। जरा सुनाइए प्रोड्यूसर साहब के फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या। वो पार्टी जिसको हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, वो पार्टी इतनी सुकड़ गई है कि अब कश्मीर में भी, जो बाकी सूबों की तरह कश्मीर में भी उनका कोई हाल अहवाल नहीं रह गया। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं उनमें पीपल्स पार्टी का सिंध से भी यही हाल होगा जो कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुआ। शर्मिला फारूकी साहब, इसके 2-3 पहलू हैं उनकी बात के। एक चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी का जो हुजम और साइज़ है, उसका जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में सुकड़ गया है। आज वो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में नज़र नहीं आ रही है। वो बात तो बड़ी फैक्चुअल किस्म की है। जहाँ तक उन्होंने कश्मीर के इलेक्शन की बात की, वो गलत कह रहे हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने 3 से अपनी सीटें 11 कर ली हैं, वहाँ आप एक ताकतवर पोजीशन में इमर्ज हुए। तीसरा पहलू वो ये कह रहे हैं, और जो और लोग भी कह रहे हैं, कि उनकी कोशिश है कि वो अब आपको सिंध में चैलेंज करें। और जैसा आपने सुना रज़ा हारून साहब को जिस वक्त हमारे साथ हैं, बड़ी गहरी उनकी नज़र है कराची की पॉलिटिक्स में, समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ही दर हकीकत, तहरीक इंसाफ ही दर हकीकत पीपल्स पार्टी को सिंध में चैलेंज कर सकती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कभी चैलेंज किया ही नहीं आपको सिंध में। इस पर आपका क्या है रद्द-ए-अमल? डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी इस सवाल का जवाब एड्रेस किया था। मैंने आपको शुरुआत ही जवाब की कश्मीर के इलेक्शन से की थी। मैंने ये कहा था कि डिस्पाइट प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग एंड पोस्ट पोल रिगिंग, पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें वहाँ से निकाली। ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसके बावजूद हम AJK के इलेक्शन जो हैं इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर धांधली हुई है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि ठीक है, उतार चढ़ाव आता है। मैंने पहले भी ये बात की थी, पंजाब के अंदर हमारी वो इस वक्त साख नहीं है, या हमारी वो इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं है जो होनी चाहिए। उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन KPK के अंदर भी हमारी सीट्स हैं, पंजाब में भी कुछ सीटें हैं। और बिलखुसूस अगर आप देखें, जो दावा इस वक्त फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं कि 2023 के अंदर वो सिंध फतह कर लेंगे, मुझे तो ये डर है कि 2023 के अंदर इनका बाकी सूबों से भी सफाया ना हो जाए। सिंध की आवाम तो उन्हें रिजेक्ट कर, क्योंकि सिंध की आवाम को तो ये भेड़ बकरी कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी गुलाम है, ये गुलामी कर रहे हैं। तो सिंध की आवाम ने तो इनको रिजेक्ट कर ही दिया है। इसी तरीके से जिस तरह ये इस दफा सारे ज़िमनी इंतखाबात आप उठा के देख लें, जो सीटें जो इनकी थी, जो इन्होंने जनरल इलेक्शन में भी निकाली थी, वो सीटें भी ये हार गई। कराची की भी सीट जो इन्होंने 2018 में निकाली थी, वो सीट भी ये हार गए। जो आपके वो जिनकी जाली डिग्री है, क्या नाम है उनका, डुअल नेशनैलिटी है, तो आप समझती हैं कि ये ठीक है। हाँ, तो आप समझती हैं कि इनको मतलब एक ख्वाब नजर आ रहे हैं मुफ्त के। रज़ा हारून साहब, चूंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है और इस वक्त आपका इन तीनों जमातों में से किसी से ताल्लुक भी नहीं है, आपको क्या समझ आता है, क्या सिंध की सियासत एक ऐसे मुकाम पे आ चुकी है जहां एक नई जमात उसमें घुस सकती है, एक फेडरल पार्टी, एक बड़ी नेशनल पार्टी, या पीपल्स पार्टी का होल्ड इतना मजबूत है कि उसको तहरीक इंसाफ चैलेंज नहीं कर सकेगी? नहीं, ये बात तो बहुत हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल नहीं है। पीपल्स पार्टी का बड़ा होल्ड है। अगर आप सिंध के शहरी इलाकों में, कराची, हैदराबाद से आगे चलें तो आपको इनका होल्ड नज़र आता है, विजिबली नज़र आता है अवाम के अंदर। और बड़े बड़े इंतखाबात में बड़े बड़े नामों को इनके कारकुनान ने शिकस्त भी दी है, ये भी एक हकीकत है। तो हमें ठीक है, फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं इसी तरह बात की जाती है और ऐसे ही अपने लोगों अच्छा, को वजह क्या है इस होल्ड किया जाता है? आप कहते हैं हैदराबाद से आगे जाएं तो आपको होल्ड नजर आता है। मैं मानता हूं कि होल्ड नजर आता है, हकीकत है कि होल्ड नजर आता है, पीपल्स पार्टी एंट्रेंच है। वजह क्या है एंट्रेंचमेंट की? देखिए, एंट्रेंचमेंट की एक वजह तो बहुत है कि भुट्टो साहब का नाम जो है और भुट्टो साहब के नाम पे जो वोट है वो बड़ा पक्का वोट है। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने इंटीरियर के अंदर सर्विस शायद डेवलपमेंट के कामों में उतरी ना की हो, लेकिन उनके बेनिफिशरीज बहुत ज्यादा हैं। फिर जो इंटीरियर की या रूरल एरियाज की जो सियासत है, बुनियादी तौर पे वो नोटेबल और इलेक्टेबल की सियासत होती है मुझे साहब।
नोटेबल इलेक्टेबल ये जरूर देखते हैं कि इस सूबे के अंदर अगली हुकूमत कौन बनाने जा रहा है, तो वो नोटेबल इलेक्टेबल उस हुकूमत के साथ, उस हुकूमती पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इस वक्त भी अगर आप आज की सिचुएशन पूछेंगे, मुझे नहीं पता 2 साल में पीटीआई क्या करेगी, किस तरह अपनी मूवमेंट करेगी, कैसे वो अपने आप को प्रूव करेगी, कैसे कैंपेन चलाएगी, कौन से नाम है इनके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंध के अंदर शहरी इलाकों में तो खुर्रम शेरदमा भाई जैसा या हलीम आदिल शेख या इमरान इस्माइल जीत सकते हैं, लेकिन खुर्रम शेरदमा जो है वो या इनके और हमारे मिडिल क्लास के लोग इंटीरियर के अंदर इस तरह इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो इलेक्शन की कैंपेन बिल्कुल डिफरेंट है, वो नजरियात की कैंपेन नहीं है, वो भुट्टो साहब का नाम जरूर चलता है लेकिन वो विजन और मैनिफेस्टो की कैंपेन नहीं है, उसके मुकाबले नहीं होते वहां पे। मिसाल के तौर पर जतोई साहब के इलाके में या महरों के इलाके में इनको महर ही कैंडिडेट चाहिए, कोई और कैंडिडेट वहां चल नहीं सकेगा। तो ये बड़ा डायनेमिक्स डिफरेंट है मोहित भाई, लेकिन ये खुशाइन बात है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, पार्टी के बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट के सामने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खुर्रम शेर जमान साहब आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक क्या समझाएं हमें, इसका जवाब दें, जो ये बात समझाई रजा हारून साहब ने जो पोजीशन ली इसका जवाब दें। अच्छा देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जितना आसान सिंध जीतना है इतना तो शायद पंजाब, केपी या कश्मीर भी नहीं था, क्योंकि देखें आप डॉक्टर साहब हमसे, मुझसे और रजा भाई से बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आपने तो रोजाना की बुनियाद पे लोगों से आपकी बातचीत हो रही होती है और आपको पता है कि सूबे सिंध के हालात कितने बुरे हैं। देखिए हम ये समझते हैं कि जो काम वजीर आजम साहब पिछले 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान के लिए कर बैठे हैं ना, इससे पहले कभी तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कितना काम हुआ है। मैं ना रजा साहब को सबसे पहले 2 दावतें देना चाहूंगा। पहली दावत मैं रजा भाई से कहूंगा कि आप कराची आए, बहुत टाइम हो गया, आप आए नहीं। दूसरी बात मैं इनसे कहूंगा कराची में आके देखेंगे 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना काम कर चुकी है। अगर मेरे पास आप टाइम देंगे तो मैं पूरी डिटेल में बता सकता हूं, और उसके साथ साथ मैं इनको दावत भी देता हूं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार गए, कम ऐसी शख्सियत कराची के अंदर सीट छोड़ी वो हार गए आप लोग। नहीं सर देखें, बड़ा नहीं, इलेक्शन हार गए, मेरी गुजारिश आपसे कि डॉक्टर साहब बहुत फर्क होता है, डॉक्टर साहब बहुत फर्क होता है, डॉक्टर साहब बाई इलेक्शंस का बहुत फर्क होता है। लोग वोट देते हैं, जो पार्टी रूल कर रही होती है सूबे को, उसको वोट देते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए। देखें ना, मैं आपको ज्यादा नहीं 1 मिनट के अंदर 2-4 एग्जांपल्स दे सकता हूं कि नॉर्थ नाजमाबाद के अंदर हमने 6 फ्लाईओवर्स बनाए। हमारा काम नहीं था, हमने नेपी रोड बनाया, हमने निश्ता रोड बनाया, हम मंगोपी रोड बना रहे हैं, हमने 52 फायर ब्रिगेड्स दिए, हम K4 मुकम्मल कर रहे हैं, हम ग्रीन लाइन नेक्स्ट मंथ जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर कैसे बनाया सिंध में जाके सारा कुछ। 9 अरब 90 करोड़ रुपए डॉक्टर साहब फ्लाईओवर कैसे बना रहे हैं आप, तो वफाकी हुकूमत के जरिए खर्च करें। यही तो बात है ना डॉक्टर साहब, देखें ये हमारा काम तो नहीं था ना, लेकिन ये सारा काम हमने कराची के लोगों के लिए करा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिल्कुल वही, क्योंकि पैसा तो इनको मिल चुका है, इन्होंने काम नहीं किया, हम मजबूर थे, लोगों ने हमसे कहा फिर भी करा, हमने फिर भी करा। सो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सिंध के अंदर हुकूमत बनाना डॉक्टर साहब बहुत आसान है। अगर नहीं बनी, हमारी गलतियों की वजह से नहीं बनी थी, हमने अपने आप को मोबिलाइज नहीं किया कराची से ज्यादा। जो बात आपको रजा साहब फरमा रही है बिल्कुल 100% सही बात है कि आपको वो लोग चाहिए जो लोग ऑलरेडी उस वहां पे, क्योंकि सिंध का देखिए बिल्कुल ही सिस्टम डिफरेंट सिस्टम है। ये जो बात इन्होंने कही है वो सही कही है, और हम उसी जगह पे उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा सिलसिला शुरू हो चुका है, ज्यादा वक्त नहीं नजर आएगा आपको, कुछ दिनों के अंदर नजर आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ दिनों के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर सिंध का उनका दौरा शुरू हो रहा है। हमारी पार्टी को जो इंस्ट्रक्शंस मिलने थे फॉर का अपकमिंग मंथ्स, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस हमें मिल चुके हैं। पूरी तंजीम काम करी, यहां तक कि कराची के MPs भी सिंध में लोगों से हमने राब्ते करने शुरू कर दिए। और मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंगली डॉक्टर साहब, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप पिछले 2 साल से सो रहे थे क्या, हम तो 2 साल पहले भी तैयार थे के पास। तो आपको डिफरेंस डॉक्टर साहब डेली बेसिस पे नजर आना शुरू हो जाएगा। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहे हैं कि वो हम इंटीरियर सिंध के अंदर करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं है कि लड़का काम नहीं किया, इन्होंने पूरे सूबे में काम नहीं किया। यहां तक पहुंचती है शमीला फारूकी साहिबा कि आपकी पार्टी दही सिंध में बड़ी वेल एंट्रेंच्ड है, वहाँ के नोटेबल्स, वहाँ की नोबिलिटी, वहाँ की मशहूर शख्सियात आपके साथ खड़ी हैं, वहाँ रोब है आपका, भुट्टो ख़ानदान का नाम है, बेनज़ीर का नाम है, लेकिन आपकी जो डिलीवरी है और जो डेवलपमेंट साइड है वो इतनी कमज़ोर है कि उसमें इतने गैप्स नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ को कि ये उसमें घुस सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने कोशिश नहीं की। इमरान खान साहब अक्सर सोचते हैं कि आए सिंध का दौरा करें, लेकिन वो मनसूख कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर लोग उनसे मिलने को तैयार ही नहीं है। जाहिरी बात है, प्राइम मिनिस्टर अगर जाएगा तो मजमा तो इकट्ठा होना जरूरी है। नहीं कर पाएंगे।
बार वो दौरे कैंसिल होते हैं, यहाँ तक कि कराची के भी दौरे कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बेचारे सारे MPs यहाँ बैठे हुए हैं कराची वाले, ये अपने हलकों में खुद नहीं जा सकते। यहाँ इनके जो वोटर्स थे जिन्होंने इनको वोट दिया है वो कान पकड़ते हैं, वो कहते हैं जनाब हमें गलती हो गई, हमारे बाप दादा की गलती हो गई जो हमने इनको वोट दिया, आइंदा कभी जिंदगी में इनको वोट नहीं देंगे। ये हकीकत है। यानी खुर्रम शेर जमान अपने हल्के में नहीं जा सकते? बात ना माने, आप खुद कराची आए, आप जाएं खुर्रम शेर जमान के हल्के में और जाके इनके लोगों से खुद बात करें। मेरी बात ना माने, मैं तो पीपल्स पार्टी हूं ना, तो मैं तो ये कहूंगी आप खुद आए और खुद आके देखें। और जहां तक अंदरून सिंध की बात है कि वहां से पीपल्स पार्टी को वोट मिलता है, वो इसलिए मिलता है, इसलिए नहीं मिलता कि क्योंकि वहाँ के नोटेबल्स खड़े होते हैं इलेक्शंस के ना, वो इसलिए मिलता है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मुसलसल वहाँ डिलीवर किया, लोगों को नौकरियां दी हैं, लोगों को रोजगार दिया है, लोगों के सुख दुख में खड़े। इनको तो पता ही नहीं है कौन सा हल्का कहाँ है, कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा देहात, कौन सा तालुका कहाँ है, इनको तो मालूम ही नहीं है। आप जरा जाके तो देखें। ये बातें करते हैं कि इन्होंने फ्लाईओवर बनाया, कौन सा फ्लाईओवर बनाया? झूठे वादे सारे के सारे। इमरान खान साहब सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं माजरत के साथ, वो पैसा नहीं आता सिंध, वो पैसा सिंध के लोगों पे नहीं लगता, वो सिर्फ वो पैसा है जो हुकूमत सिंध लगा रही है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ब्रेक में ले लूं जो आपने इल्जामात लगाए हैं, ब्रेक ले लूं जो इल्जामात आपने लगाए हैं उसका, और खास करके कि खुर्रम शेर जमान साहब अपने हल्के में भी नहीं जा सकते, फ्लाईओवर बने नहीं हैं, प्राइम मिनिस्टर के दौरे कैंसिल हो जाते हैं, अगस्त में भी ना आ सके, इन सब चीज़ों का जवाब लेते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ खुर्रम शेर जमान साहब की तरफ। खुर्रम शेर जमान साहब, आप प्रेसिडेंट हैं PTI कराची के, आप मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं सिंध में। शर्मिला फारूकी साहबा ने ब्रेक से पहले ये कहा, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, उनका ये तज्ज़िया है कि आपकी पोजीशन इतनी इस वक्त कमज़ोर हो चुकी है कि आप अपने हलकों में नहीं जा सकते। वो ये भी कह रही हैं कि जो फ्लाईओवर्स की आप बात कर रहे हैं ये कोई फिक्शनल कहानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कई दफ़ा कहा कि मैं सिंध का दौरा करूँगा, लेकिन उनको पैनिक अटैक हो जाता है, उनके पाँव कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो नहीं आते, और शायद वो अगस्त की बात भी हवा में रह जाएगी। क्या जवाब है आपके पास? जी अच्छा, देखें, शर्मिला साहिबा का कसूर नहीं है, क्योंकि ये तो खाली रात को 8 से 9 एक TV शोज़ पे बैठती हैं, इनको इतना अंदाज़ा नहीं है कि शहर में या सूबे में हो क्या रहा है। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद के 6 फ्लाईओवर्स बनाए, तो ज़ाहिर है कि एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली झूठ तो नहीं बोलेगा। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 9 अरब 90 करोड़ रुपये हमने पिछले 2 साल में लगाए, तो ज़ाहिर है वो हकीकत है। सो पूरा पाकिस्तान जानता है कि इन्होंने 13 साल के अंदर 25 अरब रुपये K4 पे खर्च किए, और उसके बाद इनके 8 MPs ने बोला कि वो डिज़ाइन गलत बन गया। आज हम K4 वाबरा से कंप्लीट करवा रहे हैं, ग्रीन लाइन भी हम बना रहे हैं, क्योंकि 13 साल में इनकी नालायक हुकूमत जो है डॉक्टर साहब 13 बसेस नहीं दे सकी। डॉक्टर साहब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए ना डॉक्टर साहब, हालात ये हैं कि सूबे भर के अंदर वाटर कमीशन ने कहा कि 70% लोगों को जो पानी मिलता है इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये मैंने नहीं कहा। हालात ये हैं कि ये तो वज़ीर आज़म साहब की मेहरबानी की कोविड की वैक्सीन हमें मिल गई हैं, अदरवाइज़ इनके पास तो अगर कुत्ता काट दिया तो रेबीज़ की भी दवाई नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे कुत्ते काटते हैं, बच्चे मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। थरपारकर के अंदर आज भी बच्चे भूख से मर रहे हैं। मतलब हालत यह है कि ना सूबे में पीने का पानी है, ना स्कूलों के अंदर तालीम है, ना हेल्थ का निज़ाम है। हेल्थ के निज़ाम की तबाही सब जानते हैं। बिलावल की फप्पो हैं, कोई कह नहीं सकता मिनिस्टर है, कहेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। उनसे पहले उनके शौहर थे, उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ तबाही की हुई थी। तो सूबे सिंध के अंदर जब मैं डॉक्टर साहब आपसे कहता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं हुकूमत बनाना, तो वो हमारी वजह से नहीं, इनकी अपनी नालायकी की वजह से। इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, शर्मिला फारूकी साहब को जवाब देने दीजिए। शर्मिला फारूकी साहब उन्होंने पॉइंट पे पॉइंट जवाब दिया है। नहीं जी, वो कह रहे हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया वो तो एक खुली हकीकत है। एज मेंबर प्रोविंशियल असेंबली में झूठ नहीं बोल रहा, टेलीविजन पे बोल रहा हूँ कि हमने इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है। क्या इस पे जवाब है आपका? असेंबली हूँ और मैं भी जब बैठती हूँ टीवी शो करने और असेंबली में भी, तो हम खरी खरी बातें करते हैं। PTI का एक शेवा ये रहा है डॉक्टर साहब, ये इतनी ढटाई से झूठ बोलते हैं, इतनी ढटाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला उसे सच समझ लगता है, और ये बार बार दोहराते रहते हैं। थरपारकर का उनको बड़ा गम है। थरपारकर में इनसे पूछें, वजीर आजम साहब ने एक फ्लाईओवर तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, फ्लाईओवर तो इतने बड़े बड़े हैं, आप कह रही हैं कि ये फ्लाईओवर जो कराची में इनॉग्रेट किए हैं ये बनाए ही नहीं है, वफाक ने पैसा दिया ही नहीं इनका, मतलब आखिर क्या कह रही हैं आप? जितने फ्लाईओवर्स हैं, जितनी रोड्स हैं, वो सारी की सारी हुकूमतें सिंध ने बनाई है। हाँ, 90 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, इनके MNAs को 15-15 करोड़ रुपए, ना जाने कितने, शायद 15 थे या 14 थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट इट वाज 14 और 15,
15-15 करोड़ रुपए वजीर आजम ने दिए, वो कहाँ लगे हमें नहीं पता, इनकी जेबों में जरूर गए होंगे। वो सही कह रहे हैं 90 करोड़ जो उनको मिले हैं कराची के MNAs को, लेकिन वो लगे नहीं है इनके हलकों में। आप डॉक्टर साहब प्लीज कराची आए। और K4 कराची के लिए पानी K4 देखिए K4 और ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है ये वफाकी शराकत दारी से बन रहा था। सिंध हुकूमत ने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के अंदर भी बसेस खरीद के दे दी, बाकी जो ट्रैक्स बनाने वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। इस दफा भी फेडरल PSDP के अंदर सिंध को सिर्फ 2 मंसूबे दिए गए, पंजाब को 22 दिए गए, KPK को 21 दिए गए, बलूचिस्तान को 15 दिए गए। हर साल जब से ये हुकूमत आई है, ये हमेशा जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो फेडरल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है हर सूबे के अंदर। जब से ये हुकूमत आई है वो श्रिंक होते जा रहे हैं। हर साल NFC की मद के अंदर सिंध को कम रकम मिलती, हमेशा। इस दफा भी 850 बिलियन कम मिले हैं। जाहिरी बात है जो बजट बनता है वो फेडरल गवर्नमेंट के ट्रांसफर्स को मिला के बनता है। अब अगर आप वो ट्रांसफर्स कम करेंगे तो जाहिरी बात है कि प्रोजेक्ट्स जो है वो तखीर का भी शिकार होंगे, प्रोजेक्ट्स में कम पैसा लगेगा। ये हर साल हम असेंबली में खड़े होकर बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर लिख लिख के थक गए वजीर आजम को। मुझे एक बात बताइए, ऐसी क्या दुश्मनी है सिंध से? ठीक है कि वजीर आजम ठीक। हाँ, मैं इससे पहले कि मैं रजा हारून साहब के पास जाऊं, मैं जरा क्विकली खुर्रम शेर जमान साहब को मौका देना चाहता हूं कि शमीला फारूकी साहब ने जो जवाब दिया उसको रिबट कर लें। अच्छा सर, मैं बस इसमें से इनको इतना जवाब दूंगा कि हाँ, ये हकीकत है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो एडिशनल फंड्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सिंध हुकूमत को पैसा नहीं दिया। जो पैसा NFC के जरिए इनका हक बनता था वो तो इनको पूरा दिया, लेकिन एडिशनल नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर साहब आप खुद जानते हैं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की किताबें आप खोल लें, हालात इनके ये हैं कि ज़कात के डिपार्टमेंट्स में भी इनकी अरबों रुपये की बेज़ाब्तगी हैं पिछले सिर्फ 13 साल के अंदर। हाँ, हमने इनको पैसा नहीं दिया क्योंकि वो पैसा तो कभी गोला गंडे वालों के अकाउंट्स में चले जाता है, कभी किसी छापड़े वाले के अकाउंट्स में चले जाता है। हमें इनके ऊपर जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं है। सिर्फ वही पैसा दिया जा रहा है जो NFC के जरिए 18वीं तरमीम के बाद इनको देना था। एडिशनल पैसा डॉक्टर साहब इनको 1 टका भी नहीं देंगे, टका के 1 रुपया भी इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कहां जाना है, वो किसके अकाउंट्स में जाना है। बाहर कहीं कसिनोज बनने, सरे महल बनने, वो जेवरात लेने हैं, वो US में अपार्टमेंट्स लेने हैं। डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन तो सारी चल रही है ना, नैब के केसेस तो आपके सामने, सारे केसेस आपके सामने, चाहे वो स्टील मिल के केसेस हों, चाहे वो PIA के केसेस हों, चाहे वो अरबों रुपए के जो है ट्रांसफर्स के केसेस हों। तो ये क्यों हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कौम का पैसा लूटें, ये मनी लॉन्ड्रिंग करें, ये बाहर जाके अपनी जायदादें खरीदें, एंड देन दे एक्सपेक्ट अस कि हम इनको एडिशनल फंड्स देंगे? हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, बचे हुए जितने 2 साल हैं इस हुकूमत के, उसमें जितना काम सूबे सिंध के अंदर होना है वो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि हम वो पैसा खुद खर्च करेंगे, हम उनको खुद फाइनलाइज कराएंगे। जिस तरीके से डॉक्टर साहब 25 जरा मुझे थोड़ा सा एक मुख्तलिफ सवाल K4 के ऊपर जाया करे हैं। डॉक्टर साहब बोला डिजाइन गलत बन गया है, कहते हैं K4 का डिजाइन गलत बन गया। ओवैस मुजफ्फर टप्पी इनका मिनिस्टर, नासिर शाह, सईद गनी और जाम शोरो, 4 मिनिस्टर्स ने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी गलती हुई है, डिजाइन गलत बना है। 25 अरब रुपए का कौन हिसाब? जरा रुकिए, मुझे रजा हारून साहब को लाने दीजिए। रजा हारून साहब 2 मिनट है, 2-2.5 मिनट है, 2-2.5 मिनट हैं। रजा हारून साहब, आप सिंध के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रहे हैं, आप सियासत का हिस्सा रहे बहुत देर तक। बहुत इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है कि फेडरल गवर्नमेंट जो एडिशनल फाइनेंसेस वगैरह सिंध को देता रहा है वो लगे नहीं है ठीक तरह से? आप इस पे क्या कहेंगे? मतलब नहीं लगते रहे, वो पैसे गुम हो गए? ये तो जाहिर है कि जो सिंध के अंदर जो तरक्की का हाल है, या कराची शहर को अगर आप देखें तो मुझे नहीं पता फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, सिंध गवर्नमेंट ने, पैसे लगे नहीं है, ग्राउंड पे लगे नहीं है। और उसकी वजह लेकिन ना कोऑर्डिनेशन, अभी जो बात कर रहे हैं खुर्रम भाई या शर्मिला, अगर वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी PTI की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई प्रोजेक्ट डिलीवर हो सकता है? क्योंकि ग्राउंड पे जिसने वर्क करना है कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, वो तो सिंध गवर्नमेंट ने करना है, वो चाहे पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, MKM की हो या मुस्लिम लीग की हो। और फेडरल गवर्नमेंट ने उसके साथ कोऑपरेशन करनी ही करनी है। अगर ये दोनों कोऑपरेट नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट फंड्स, डेवलपमेंट वर्क्स नहीं होंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलपमेंट बना के नहीं हो सकता। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात मैं जल्दी से आपसे कर दूं, देखें सिंध के अंदर इंतखाबात जीतने के लिए फवाद चौधरी साहब के बयान से और असद उमर भाई के ख्यालात से फर्क नहीं पड़ेगा। PTI को अपनी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करनी होगी। पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत ऑर्गेनाइज जमात है, सिंध के अंदर बहुत ऑर्गेनाइज जमात है। ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विनिंग इलेक्शन जीतने के लिए। सिर्फ पॉपुलैरिटी से इलेक्शन आप नहीं जीत सकते, नंबर 1। नंबर 2 बात, इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है।
कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूंसी के नोटेबल इलेक्टेबल चाहिए, इस पे मेहनत करनी होगी जिस जमात को पीपल्स पार्टी के सामने खड़ा होना है। नंबर 3, अभी एक इलेक्शन आने वाला है जो हो जाना चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन। दैट विल बी अ टेस्ट केस ना, 2023 तो बाद में आना है, क्यों एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहा? और बल्दियाती इलेक्शन से पहले मेरे चंद सवाल आते हैं दोनों से। नंबर 1, कराची का कोई मास्टर प्लान है? हाँ, नहीं। वक्त मेरा खत्म हो गया। बहुत ही इंटेलिजेंट ये कंक्लूजन और कमेंट्री की है रजा हारून साहब ने। वक्त मेरा खत्म हो गया। आपने ये बहस देखी है, सिंध की सियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी कराची के हवाले से। फैसला आपका है हमेशा की तरह। आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात। बहुत शुक्रिया।